आप देख रहे हैं न्यूज इन्वेस्टिगेटर। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरटीआई का जवाब देने से नहीं कर सकता इनकार। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इन्वेस्टिगेटर .live। आज की इनसाइड स्टोरी में हम आपके लिए एक दिलचस्प मामला लेकर आए हैं। मामला है कोऑपरेटिव बैंकों पर आरटीआई कानूनों के लागू होने या न होने का। केंद्रीय सूचना आयोग ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए माना है कि कोऑपरेटिव बैंक भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक आरसीएस द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकते। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। केंद्रीय सूचना आयोग ने सहकारी बैंकों द्वारा भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों पर आरटीआई कानूनों का उल्लंघन करने की हरकतों पर लगाम लगाते हुए शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जो कि देश भर में फैली सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अचूक प्रहार साबित होने वाला है। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। सीआईसी ने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आरटीआई का जवाब देने से इनकार करने के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों पर दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्राधिकरण को यानी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने से इनकार नहीं कर सकता। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने अपने आदेश में आवेदक सत्यवीर खत्री के इस दावे से सहमति जताई कि साल 2013 में थल्लपल्लम सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम केरल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया आदेश सिविल अपील संख्या 9017 वस्तुतः केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के संबंध में है, जो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू ही नहीं होता। साथ ही साथ आयोग ने आवेदक के इस दावे से भी सहमति जताई कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का चूंकि संबंधित बैंक पर पूरा नियंत्रण है और आरसीएस कार्यालय भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों पर संबंधित सूचना संबंधित बैंक से प्राप्त कर आरटीआई आवेदक को प्रदान कर सकता था, जबकि आरसीएस कार्यालय ऐसा कर पाने में असफल साबित हुआ। इसलिए इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सूचना आयोग संबंधित सूचना 30 दिनों के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराने का आदेश देता है, ऐसा सीआईसी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग के इस निर्णय से भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों पर जवाब देने से बचने का प्रयास करने वाले सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों की हरकतों पर अब लगाम लगाया जा सकेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। अब आपको बताते हैं कि कौन है आखिर यह आवेदक सत्यवीर खत्री और क्या है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित यह आरटीआई उल्लंघन का मामला। देखिए ये खास रिपोर्ट। आरटीआई आवेदक सत्यवीर खत्री इसी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर के पद पर काम करते हुए रिटायर हुए हैं। इन्होंने एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से आरसीएस कार्यालय से जानकारी मांगी थी
कि क्या इस कोऑपरेटिव बैंक पर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और नियमावली के प्रावधान लागू हैं, और यदि लागू हैं तो मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की नियुक्ति के लिए क्या दिल्ली प्रशासन जरूरी अनुमति या सलाह मशवरा ली गई थी? यदि हां तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। और यदि अनीता रावत को एमडी बनाने से पहले अनुमति नहीं ली गई तो इसकी जिम्मेवारी किस पर है? दोस्तों, जैसा कि सवालों से साफ जाहिर है कि यह सभी जानकारियां रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय में पहले से मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आरसीएस कार्यालय के पास सहकारी बैंकों के चुनाव, निष्कासन, वित्तीय मामलों आदि पर बैंकिंग विवादों का निपटारा करने की शक्तियां होने के बावजूद आरसीएस कार्यालय ने आवेदक को जवाब देने की जिम्मेवारी बैंक पर डाल दी, जबकि खुद सीआईसी ने दिसंबर 2018 में ही मिथुन भास्कर बनाम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मामले में कहा था कि चूंकि सहकारी विभाग कोऑपरेटिव बैंक पर नियामक नियंत्रण रखता है, इसलिए आरटीआई अधिनियम में किसी स्पष्ट अधिकार के बिना आरसीएस कार्यालय के पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ओर से यह उचित नहीं था कि वो बैंक को आरटीआई का जवाब देने की जिम्मेवारी दें। होना यह चाहिए था कि सहकारिता विभाग के पीआईओ कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित सूचना प्राप्त कर सीधे अपीलकर्ता को प्रदान करें, परंतु दिल्ली का आरसीएस कार्यालय आरटीआई का जवाब देने की जिम्मेवारी कोऑपरेटिव बैंक पर डालकर लगातार सीआईसी के इस आदेश का उल्लंघन करता रहा है। जैसा कि आवेदक सत्यवीर खत्री के मामले में भी यही हुआ कि उन्होंने आरटीआई लगाई आरसीएस के दफ्तर में, और आरसीएस ने जवाब देने की जिम्मेवारी सीधे बैंक के ऊपर छोड़ दी। इसके बाद होना क्या था? वही हुआ जो अक्सर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आरटीआई दाखिल करने पर होता है। सूचना को छिपाने के लिए आरटीआई एक्ट के प्रावधानों और अदालती आदेशों की गलत व्याख्या। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी यही किया। मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए इस कोऑपरेटिव बैंक ने केरला के थल्लपल्लम कोऑपरेटिव बैंक बनाम केरला सरकार मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2013 के आदेश का हवाला देकर कहा कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरटीआई के दायरे में ही नहीं आता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में साफ साफ लिखा है कि यह आदेश सिर्फ उन कोऑपरेटिव संस्थाओं पर लागू होगा जो केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर यह नियम इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। सत्यवीर खत्री के मामले में भी सीआईसी ने सुनवाई करते हुए यह माना कि थल्लपल्लम कोऑपरेटिव बैंक मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट का संदर्भित आदेश दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर लागू ही नहीं होगा, और इसलिए कोऑपरेटिव बैंक मांगी गई सूचना आरसीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने को बाध्य है। इसी तरह का एक और आदेश जलगांव जिला सहकारी बैंक बनाम महाराष्ट्र सहकारी समिति मामले में फरवरी 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए कोऑपरेटिव संस्थाओं को लोक प्राधिकरण की परिभाषा के तहत माना है। अदालत ने इस मामले में पाया कि सहकारी बैंक और उसके सदस्य सहकारी संस्थाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत होते हैं और कानून के तहत बनाई गई संस्थाएं हैं। पंजीकरण से लेकर परिसमापन तक आरसीएस का इन संस्थानों पर नियंत्रण है, और उसी अधिनियम के तहत आरसीएस अनियमितताओं की ऑडिट, चुनाव, सदस्यों के अधिकार पर निर्णय लेने से लेकर कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति को
निलंबित करने और सदस्यों को हटाने तक की शक्ति रखता है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि ऐसे संस्थान स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ऐसे संस्थानों के लिए ही आरसीएस जैसे शीर्ष निकाय बनाए जाते हैं। ऐसे उद्देश्यों के साथ न्यायालय ने माना कि सहकारी संस्था आरसीएस को रिकॉर्ड की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। एक महिला बैंक अधिकारी को 24 दिनों में 3 बार प्रमोशन देकर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। जाहिर है इसी बैंक से रिटायर्ड सतवीर खत्री के पास यह मानने को पर्याप्त आधार था कि इस तरह मनमाफिक ढंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एक बैंक अधिकारी को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि इस बैंक के पूर्व के तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड द्वारा नियुक्त किए गए थे। दरअसल सबसे मजेदार बात भी यही है और सहकारी बैंकों में लगातार हो रहे घोटालों की जड़ में सबसे मूल समस्या भी यही है। नियंत्रण के आधिपत्य में अस्पष्टता की कमी। माफी चाहूंगा, सीधे शब्दों में समझाता हूं। कोऑपरेटिव बैंकों पर नियंत्रण को लेकर आज भी काफी विरोधाभास है। कोऑपरेटिव बैंकों पर राज्य के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज कार्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड तीनों का नियंत्रण है और इसी त्रिकोणीय व्यवस्था का फायदा उठाकर अक्सर इन कोऑपरेटिव बैंकों के बोर्ड में पदाधिकारी बनकर बैठे राजनेता अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं और आरसीएस कार्यालय, रिजर्व बैंक और नाबार्ड एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने में लग जाते हैं। नतीजा, ये तीनों नियंत्रक यानी आरसीएस, आरबीआई और नाबार्ड एक दूसरे को आपकी शिकायत फॉरवर्ड करते रहेंगे और पीड़ित आखिर में आवेदन दे देकर थक जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम ही खराब है और मामला खत्म। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। आरटीआई आवेदक और रिटायर्ड बैंक मैनेजर सतवीर खत्री ने सीआईसी के सामने दिए गए अपने रिटन स्टेटमेंट में बताया है कि फर्जी तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त होने के बाद अनीता रावत ने बैंक में अपने कई नजदीकी रिश्तेदारों को भी नौकरी पर लगा लिया। इन भर्तियों के लिए ना अखबारों में कोई वैकेंसी निकाली गई और ना ही अन्य भर्ती नियमों का कहीं कोई पालन किया गया। आवेदक की तरफ से अनीता रावत पर भर्ती घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोपों पर चल रही दफा 61 की जांच का भी संदर्भ दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के आदेश पर जारी इस जांच में शिकायतकर्ता ललित कुमार ने भी यही गंभीर आरोप लगाया है। ललित कुमार की शिकायत के मुताबिक दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस है तथा रिजर्व बैंक और नाबार्ड समय समय पर बैंक को अन्य दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में साल 2016 से पहले प्रबंध निदेशक यानी एमडी नाबार्ड की तरफ से नियुक्त किया जाता था तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त करने से पहले बैंक बायलॉज के अनुसार दिल्ली प्रशासन से सलाह भी ली जाती थी। परंतु साल 2016 के अप्रैल महीने में बैंक की मैनेजमेंट ने एमडी नियुक्त करने से पहले इस कानून का पालन ही नहीं किया और बैंक की ही एक महिला अधिकारी जो कि नियमानुसार बैंक की एमडी यानी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड नहीं हो सकती, उसे बैंक का एमडी नियुक्त कर दिया गया और लगे हाथ चेयरमैन ने अपने पीए कम स्टेनो टाइपिस्ट को एडिशनल एमडी भी बना दिया। आरटीआई आवेदक सत्यवीर खत्री ने इसी जानकारी को आधार बनाकर आरसीएस कार्यालय से मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की नियुक्ति से पूर्व दिल्ली प्रशासन यानी एलजी ऑफिस से अनुमति लेने के संबंध में आरटीआई एक्ट के तहत स्पष्टीकरण मांगा था, परंतु
बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का गलत इस्तेमाल करके, फिर से कह रहा हूं गलत इस्तेमाल करके, खुद को आरटीआई कानूनों से ही बाहर घोषित कर दिया। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीआईसी ने यह माना कि थल्लम पल्लम कोऑपरेटिव बैंक मामले में जारी सुप्रीम कोर्ट का संदर्भित आदेश दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मामले में लागू ही नहीं होगा और इसलिए कोऑपरेटिव बैंक मांगी गई सूचना आरसीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने को बाध्य है। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। दर्शकों, हम माननीय सूचना आयुक्त का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक आदेश को दोहराकर लाखों आरटीआई कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और कोऑपरेटिव बैंकों को अपने भ्रष्टाचार से खोखला कर रहे लोगों को एक कड़ा संदेश देने का काम किया है। परंतु जैसा कि आज भी जग जाहिर है कि आरटीआई अधिकारी लोगों को अक्सर गलत, भ्रमित करने वाला या झूठा जवाब दे देते हैं या प्रावधानों की गलत तरीके से मनमाफिक व्याख्या कर गलत जानकारी देते हैं, जिसके संदर्भ में 2-3 दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। दरअसल आरटीआई कानूनों के उल्लंघन होने की दशा में जन सूचना अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था न होने के कारण ही अक्सर सूचना का अधिकार अधिनियम बेबस भी दिखाई पड़ता है। केंद्रीय सूचना आयोग का ऐतिहासिक फैसला, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू है आरटीआई कानून। तो आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए मुद्दे पर आपके लिए विस्तार से पूरी खबर की जानकारी लेकर आएंगे। तब तक न्यूज इन्वेस्टिगेटर लाइव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज इन्वेस्टिगेटर।